नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे, जो श्री राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। आइए जानते हैं राजेश जोशी जी के विषय में। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की, तो उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया और इस क्षेत्र में कार्य किया और कुछ सालों तक अध्यापन किया मतलब उन्होंने पढ़ाया भी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। तो ना केवल इन्होंने कविताएं लिखी अपितु कहानियां भी लिखी, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी इनके द्वारा लिखी गई। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं, कुछ नाटक भी बदले हैं उन्होंने। किस ढंग से? जैसे कुछ फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन की जो स्क्रिप्ट रहती है किसी पिक्चर को बनाने के लिए, मूवी को बनाने के लिए, उसे कहते हैं पटकथा लेखन। तो किसी नाटक के लिए या किसी फिल्म के लिए, तो उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भर्तृहरि जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी संस्कृत के कवि रहे हैं, उनकी कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तो ये केवल ना केवल भारतीय इतिहास में ही इनका नाम अग्रणी है, बल्कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये विदेशों के में भी प्रसिद्ध हैं, कि ना केवल भारत में इनकी प्रसिद्धि है अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तो रूसी और जर्मन में भी इनकी कविताओं का अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन की गई, क्योंकि उन लोगों को भी इनकी कविताएं बहुत अच्छी लगी। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है? समाज को जागरूक करना और समाज में फैली हुई विषमताओं को लोगों तक पहुंचाना। तो इनकी कविताओं में गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली कविताएं होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। ये जीवन में कहीं जो संकटों की स्थिति है, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, उसमें भी इनकी कविताएं गहरी आस्था को उभारती हैं, यानी कि उनके अंदर एक उम्मीद है, उम्मीद जगाने वाली इनकी कविताएं होती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। इनकी भाषा इतनी सरल और बोधगम्य है, क्योंकि वो आम भाषा लिए हुए है, स्थानीय बोली बानी लिए हुए है, वहीं का मिजाज लिए हुए है और मौसम सभी कुछ इनकी कविताओं में मिलता है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। काव्यलोक यानी कि जो इनकी कविताओं की दुनिया है, उसमें आत्मीयता भी है, कि आत्मीयता, अपनापन जहां जुड़ा हुआ है, और वहीं लयात्मकता भी है, लय के साथ भी, एक रिदम के साथ भी चल रहे हैं, तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है, कि लगातार इनकी कविताओं में हम देखते हैं मनुष्यता को, इंसानियत को बचाए रखना, कि किस प्रकार जो मानवीय मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उसकी चिंता और उसका उद्देश्य स्पष्ट उजागर होता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो इनकी कविताएं महज
कविता ही नहीं है, अपितु समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली तथा लोगों में समाज की उन बुराइयों के प्रति एक ऐसी नई दिशा को सामने लाकर उपस्थित करना चाहती है जिसके माध्यम से उन बुराइयों का अंत किया जाए। ऐसी संभावना और ऐसा संदेश उनकी कविताओं के माध्यम से मिलता है। पाठ परिचय के अंतर्गत देखते हैं इस कविता, जो कि कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, लेकिन ये बात अगर हम कहें तो ये पंक्ति ही हमें कुछ अटपटी सी लगेगी, क्योंकि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे पार्क जा रहे हैं, बच्चे बाजार जा रहे हैं, बच्चे खेल के मैदान में जा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके स्थान पर यदि कहें बच्चे काम पर जा रहे हैं तो एक गहरा आघात हृदय को होता है, एक ठेस पहुंचती है कि काम पर जाना तो किसी बड़े वर्ग का काम है ना, कि जो बच्चों के लिए तो पढ़ाई है, खेल कूद है, उनके आनंद का समय है, लेकिन उनके स्थान उस आनंददायक स्थान या उस शैक्षिक संस्थान के स्थान पर यदि उन्हें काम पर भेजा जाए, उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाए या उन्हें किसी के घर किसी मजदूरी को करने के लिए भेजा जाए, तो कितना अशोभनीय सा लगता है। और केवल लगता ही नहीं है, हम अपने आसपास भी देखें तो अनेक स्थानों पर हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई के स्थान पर ये काम करने को मजबूर हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी क्या हैं? सरकार द्वारा अनेक ऐसे कानून बनाए गए कि जिसमें बाल मजदूरी, यानी कि जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है, दंड उसके लिए दिया जाता है, दंड का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को काम पर रखा जाता है। कहीं उनकी झूठी उम्र लिखवाई जाती है या उनको किसी भी ढंग से काम उनसे करवाया जाता है, और इस कानूनी जुर्म होते हुए भी ये फिर भी हमारे बीच कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे जाते हैं। और इस चिंता को प्रकट करते हुए ही राजेश जोशी जी इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है कि बच्चों का जो बचपन छिन गया। बचपन कैसे छिन गया? क्योंकि बचपन क्या है? जो समय बच्चे व्यतीत करते हैं, जो उनके खेलने कूदने का समय है, जो उनके पढ़ने का समय है, जो उन्हें अच्छे जीवन मूल्यों को सीखने का समय है, माता पिता द्वारा जो उन्हें प्रेम अनुराग प्राप्त होना चाहिए, उन सब से वंचित यदि वे हो जाते हैं तो उनका बचपन छिन जाता है। जिन खिलौनों को खेलने की उनकी उम्र है वो खिलौने उन्हें नहीं मिलते, जिन पुस्तकों को पढ़कर उन्हें आगे बढ़ना है वो उन्हें पुस्तकें नहीं मिल रही, माता पिता का जो प्यार लगाव, जो खेल कूद उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बचपन जिया? तो यही चिंता, यही पीड़ा राजेश जोशी जी ने व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जो समाज में है, और आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो फैक्टर है और सोसाइटी को लेकर दोनों तरीके से सामाजिक और आर्थिक विडंबना यहाँ पर की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा धुंध को कहते हैं, फॉग। जब सर्दियों का मौसम होता है और हम बाहर निकलते हैं तो धुंध छाई हुई होती है, और उस धुंध में बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो ऐसी स्थिति में और अगर जाना भी पड़ता है तो जो संपन्न वर्ग है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं स्वेटर पहनते हैं, ऊपर उनका ब्लेजर होता है, सॉक्स वूलन आपके कपड़े होते हैं, गरम यूनिफॉर्म होती है, और उसके बाद में आपने ग्लव्स पहने हुए होते हैं, दस्ताने, मफलर है, टोपी है, बहुत सारे इंतजाम आपके माता पिता आपको करके भेजते हैं। फिर आप स्कूल बस में या अपने अपने पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता द्वारा आपको गाड़ी में या किसी अन्य यातायात के साधनों द्वारा छोड़ा जाता है, और उसमें उनका कितना प्रयास है आपको उठाकर तैयार करना, नाश्ता कराना, खाना बनाना, मम्मी का लंच पैक करके देना, तो वो सारी तैयारी माता पिता द्वारा बच्चे के लिए की जा रही है। और दूसरी ओर बिल्कुल विपरीत स्थिति जहां बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कोहरे में उठकर
जैसे कपड़े भी ढंग से पहने हैं या नहीं, सर्दियों के लिए उनके पास तैयारी है या नहीं, पैरों में जूते हैं या नहीं, मोजे हैं या नहीं, उस बात से कोई उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी विडंबना है, उनकी ये ऐसी परिस्थिति है कि वो काम पर जा रहे हैं। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो कोहरे से ढकी हुई सड़क है, उस सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जो पढ़ने का समय है, जो उठकर उनके विद्यालय जाने का समय है, उसके स्थान पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिख जाना। अब कवि कितनी गहरी बात को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। क्या, कौन सी पंक्ति? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति जो है इस समाज की, इस समय की सबसे भयंकर पंक्ति है, क्योंकि जिन बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उसके स्थान पर वो काम पर जा रहे हैं। यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और ये बिल्कुल एक खतरनाक बात है, भयानक बात है। क्योंकि इसे विवरण की तरह लिखा गया है। विवरण क्या होता है? एक जानकारी की तरह से, या आपने किसी को कोई जानकारी दे दी है ना। एक ही बात को हम अलग अलग ढंग से कहें तो उसको बोलने और पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इस बात को हमने सामान्य ढंग से कह दिया, और यदि हम कहें बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये एक आश्चर्य के रूप में हो गया। और हम कहें बच्चे काम पर जा रहे हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह यदि हमने लगा दिया, तो ये तीनों जो बातें हैं अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि साधारण ढंग से बात को कह दिया, बल्कि अब वो क्या कह रहे हैं कि ये सबसे भयानक पंक्ति है, और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह, एक जानकारी की तरह, कि आप जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि ये तो एक समस्या है, और इस समस्या के प्रति कोई हैरानगी नहीं, कोई प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है इस बात पे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह, एक क्वेश्चन की तरह इसे लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कि काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी है जिसके कारण वो काम पर जा रहे हैं। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. इन पंक्तियों का भावार्थ जानिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता सामाजिक बोध की कविता है। तो सामाजिक बोध की ये कविता, आर्थिक विवशता के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। हमारे युग की ये भयानक स्थिति है कि कोहरे की ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें ना तो क्रोध आता है, ना ग्लानि होती है। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर खेलने खाने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता से क्यों ग्रस्त हैं। क्या इनके जीवन में ऐसा अलग है जिसके कारण इनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य है, जिसके अंतर्गत शिल्प सौंदर्य है। काव्य की भाषा अत्यंत सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट है। पहली पंक्ति से एक सशक्त बिंब उभरता है। सामाजिक सजगता के लिए प्रेरित करती हैं पंक्तियां, और विवरण की तरह
और सवाल की तरह नई उपमाएं हैं, कि बिल्कुल गहरी सोच है कि एक तरह तो विवरण की तरह से कह दिया, जानकारी देने के लिए कह दिया, और दूसरा प्रश्न की तरह से पूछा जाना, सवाल की तरह से, ये नई उपमाएं हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहां सुबह सुबह शब्द के अंतर्गत अनूठी काव्य शैली प्रयोग की गई है। भाव सौंदर्य है, बाल मजदूरी की समस्या की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह काव्यांश पाठकों को गहरे चिंतन का विषय प्रदान करता है, ताकि वे भी सोचने के लिए मजबूर हों। अगली पंक्तियां हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अंतरिक्ष स्पेस के लिए है ना, आकाश में, अंतरिक्ष में सारी गेंदें, जो भी हमारे खगोलीय पिंड हैं या जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनके लिए, ग्रह जो नक्षत्र हैं, क्या सब गिर गए हैं? यानी कि ऐसी क्या प्रलय मच गई, ऐसा क्या भयंकर हो गया जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है बच्चों, जो लकड़ी में लग जाता है, और जहां भी लकड़ी या फर्नीचर हो या जो जैसे कागज हैं उसमें भी दीमक लग जाता है, तो वो छोटा छोटा कीड़ा बहुत जल्दी से उसकी वो तेजी रहती है अपना उस फर्नीचर को या किताब को नष्ट कर देना। उसका काम है कि जहां पर दीमक लग गई तो समझिए कि वो फर्नीचर जो है वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जितनी किताबें हैं इस दुनिया में उन सबको दीमक ने खा लिया, कि उन बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कवि की चिंता कि सारे खिलौने की दुनिया में इतने खिलौने हैं कि क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? तो ऐसी मजबूरी, ऐसी बुरी परिस्थितियां आ गई हैं कि सारा जो नक्षत्र मंडल है वो नष्ट हो गया, अंतरिक्ष में से सब गेंदें गायब हो गई, दीमकों ने सारी किताबों को खा लिया, या जो सारे खिलौने थे धरती पर वो सब काले पहाड़ के कारण ढक दिए गए, दब गए हैं नीचे। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे होता है शैक्षिक संस्थान, जिसे स्कूल के लिए कह सकते हैं, किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं ये शब्द, और ये अरबी का शब्द है। तो शैक्षिक संस्थान की इमारत जो है वो भूकंप में ढह गई, कि अर्थक्वेक आया और वो सब नष्ट हो गई, वहां के स्कूल सारे खत्म हो गए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कि सारे मैदान जहां उन्हें खेलना है, जहां बगीचे हैं और घर के आंगन जिसमें बच्चे खेलते हैं, क्या वो खत्म हो गए हैं सब एकाएक? मतलब अचानक से सब खत्म हो गया। इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कभी समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की गेंदें आकाश में चली गईं, उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गई, या दीमकें खा गईं? उनके खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए, या भूचाल आने से विद्यालय नष्ट हो गए हैं? फिर क्यों बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हैं? इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य जानिए, जिसके अंतर्गत शिल्प सौंदर्य है, चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग, व्यंजना शब्द शक्ति का उचित प्रयोग, और यहाँ की भाषा की सरलता, प्रवाहशीलता तथा गतिशीलता दर्शनीय है। और भाव सौंदर्य है, बाल मजदूरी के अस्तित्व को देख कवि दुखी और खिन्न है, वो बहुत परेशान है कवि, तभी तो उनके मन में ऐसी बातें आ रही हैं कि सारी गेंदें अंतरिक्ष के पास चली गई हैं और सारी खिलौनों को काले पहाड़ ने ढक दिया है, सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, और एकाएक जो जितने भी विद्यालय हैं, जितने स्कूल हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो सब भूकंप में ढह गए हैं, यानी कि नष्ट हो गए हैं। तो उनकी चिंता प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मुखरित हुई है, यानी कि उनको एक स्वर प्रदान किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर क्या बच गया दुनिया में? जब ये सब कुछ समाप्त हो गया तो बचा क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें
हस्ब मामूल, कि ये सारी चीजें यथावत हैं। यथावत यानी कि एज इट इज, कि कुछ नष्ट नहीं हुआ, ना खिलौने नष्ट हुए, ना स्कूल नष्ट हुए, ना ही कोई प्रलय आई है, सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये कुछ प्रलय आई होती, कुछ बुरा हुआ होता तो हम सोचते कि इन बच्चों की मजबूरी है जाना, लेकिन जब सब कुछ सलामत है, सब कुछ यथावत है, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कि दुनिया में हजारों सड़कें हैं जिनसे गुजरते हुए इन बच्चों को काम करना पड़ रहा है, कि सड़कों पर चाहे वो कूड़ा उठा रहे हैं या सड़क ऐसे खेल दिखा रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे इतने बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? कहीं हमें गुब्बारे बेचते हुए बच्चे नजर आ जाते हैं, कितने ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट पर या जगह जगह भीख मांगते हुए बच्चे, तो ये कितना बुरा है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहीं होटल में आप देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है, चाय के ढाबों पर। तो ये दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस प्रकार से इन बच्चों की मजबूरी है और जो लोग रख रहे हैं और इनका शोषण कर रहे हैं वो कितने गलत हैं। तो भावार्थ देखिए, कवि समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं तो संसार का लाभ ही क्या है। यह दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहां हजारों लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिलें तो जीवन निरर्थक है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बच्चों के लिए गेंदें, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन सभी कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित हैं। वंचित हैं मतलब उनके पास ये वस्तुएं नहीं हैं। वे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय है। आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य, जिसके अंतर्गत शिल्प सौंदर्य है। भाषा सरल होते हुए भी गहरे अर्थ लिए हुए है। उर्दू और संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग, एक एक शब्द सार्थक, सटीक और उपयुक्त है। छोटे छोटे के माध्यम से पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार स्पष्ट होता है। भावार्थ जानिए। प्रस्तुत काव्यांश बच्चों के प्रति करुणा एवं सहानुभूति जगाने में सक्षम है। बाल श्रमिकों के प्रति करुणा और सहानुभूति के अभाव में लोगों का संवेदन शून्य हो जाना, कि बाल मजदूरी के प्रति उनके मन में करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, और इस कारण से लोग कैसे हो गए हैं? संवेदन शून्य, कि कोई भावनाएं ही नहीं रही हैं उनकी। तो ये एक चिंता का विषय है। कविता का प्रतिपाद्य जानिए। प्रस्तुत कविता श्री राजेश जोशी जी द्वारा रची गई है। इस कविता का प्रतिपाद्य बाल मजदूरी तथा बाल श्रम। इस कविता का प्रतिपाद्य बाल मजदूरी तथा बाल श्रम है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। कवि यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती तथा वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हें सर्दी के समय में सवेरे कोहरे में ही काम पर जाना पड़ता है। उनके सामने कौन सी समस्या है? केवल इतना सोचना और कहना ही पर्याप्त नहीं है, न ही कोई भयंकर बात है। बस सोचना यह है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं। किंतु इस प्रश्न का उत्तर भी समाज के पास नहीं है। बहुत बुरी बात है कि बच्चों को खेलने, खाने तथा मौज मस्ती के समय मजदूरी करनी पड़ती है। कवि पूछते हैं कि उनके हाथों के खिलौने किसने छीन लिए? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं? उनके लिए बना मदरसा क्या किसी भूकंप में ढह गया?
जो वे पढ़ने नहीं जाते? क्या खेलने के स्थान, बाग बगीचे, आंगन सभी खत्म हो गए जो उन्हें खेलने को नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मौजूद है, किंतु फिर भी अनेक बच्चे सड़कों पर मजदूरी करने जाते हैं। यही आश्चर्य है, यही विडंबना है। कवि कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर ऐसा कुछ महान कार्य करें जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें, ताकि उनका भविष्य सुधरे और वे भी खुश हों। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.